हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th का एक नया चैप्टर दैट इज थर्मोडायनेमिक्स, चैप्टर नंबर 12। तो थर्मोडायनेमिक्स में सबसे पहले हम बात करते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है। तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है, फिजिक्स की एक ब्रांच है। अब कौन सी ब्रांच है, हमने तो बहुत सारी ब्रांचेस पढ़ी है। तो थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जो डील करती है विद द स्टडी ऑफ बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ हीट और टेम्परेचर। यानी कि इस ब्रांच के अंदर हम कुछ बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ेंगे, किसके, हीट और टेम्परेचर के, एंड द इंटर कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, और कैसे हम हीट को कन्वर्ट करते हैं दूसरी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में। जैसे कि सपोज करो हमें मैकेनिकल वर्क चाहिए या हीट से हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो इन सारे इंटर कन्वर्जन्स को हम पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। थर्मोडायनेमिक्स मेनली डील करती है विद द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट इनटू मैकेनिकल वर्क। यानी कि मेनली जो हम इसमें इंटर कन्वर्जन पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे हीट का मैकेनिकल वर्क में, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसमें थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बारे में। अब थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या है? अगर थर्मोडायनेमिक सिस्टम को हम सिंपली समझें तो जैसे कि आपके पास एक कप में आपने पानी रखा हुआ है गर्म, ठीक है। गर्म पानी हो या कैसा ही पानी हो, उस पानी को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है। तो वो जो पानी है वो आपके लिए क्या है, सिस्टम है। अब ये जो पानी है वो किससे बना होता है, कुछ नंबर ऑफ पार्टिकल से बना होता है। तो इसी तरह से हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम को हम डिफाइन कर सकते हैं एन असेंबली ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कुछ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स की एक असेंबली है जिसके पास सर्टेन वैल्यू होता है प्रेशर का, वॉल्यूम का और टेम्परेचर का, ठीक है। इसको हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम। और इसके आउटसाइड यानी सिस्टम के बाहर आपके पास जो भी चीजें हैं जिसका डायरेक्ट इफेक्ट है किस पर, सिस्टम पर। कि कौन से सिस्टम पे, थर्मोडायनेमिक सिस्टम पे, ठीक है। तो कोई भी ऐसी बाहर की चीज जिसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ रहा है आपके सिस्टम पे, उसको हम नाम देंगे सराउंडिंग्स। और इसी तरह से एक वॉल जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करती है उसको हम कहते हैं बाउंड्री। इसको एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे सपोज करो एक हमारे पास कप है टी का, ठीक है, उसमें क्या रखी हुई है, चाय। तो ये जो इसके अंदर की टी है वो हमारे लिए सिस्टम है, इसके बाहर का जो रीजन है वो हमारे लिए सराउंडिंग है, और जो कप का जो ये जो कप है ये हमारा एक्ट करेगा एज अ बाउंड्री की तरह, ठीक है। तो इस तरह से आप थर्मोडायनेमिक सिस्टम, बाउंड्री और सराउंडिंग को समझ सकते हो। फिर इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम की। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम हमारे पास ब्रॉडली 3 कैटेगरी में क्लासिफाइड है। सबसे पहला सिस्टम है हमारा ओपन सिस्टम। अब ओपन सिस्टम क्या होता है? ओपन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि एक्सचेंज करता है बोथ एनर्जी एंड मास विद द सराउंडिंग, यानी कि दोनों के दोनों एनर्जी और मास को ये क्या करता है, सराउंडिंग के साथ में एक्सचेंज करता है। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जैसे कि टी हमने ली है जो कि फील्ड है एक कप में और वो ओपन रखा हुआ है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो टी है यहाँ पे रखी हुई है एक कप के अंदर, और ये टी में से वाटर वेपर्स यानी वेपर्स की फॉर्म में इसमें से क्या ट्रांसफर हो रहा है, मास ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। और ये अपने आसपास सराउंडिंग के साथ में क्या ट्रांसफर करेगा, हीट को भी ट्रांसफर करेगा। तो इसको, इस सिस्टम को हम नाम देंगे ओपन सिस्टम। इसके बाद हमारा नेक्स्ट सिस्टम है क्लोज सिस्टम। अब अगर क्लोज सिस्टम की बात करें तो क्लोज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि एक्सचेंज करता है केवल एनर्जी को, यानी एनर्जी का तो एक्सचेंज करेगा बट मास का कोई एक्सचेंज नहीं करेगा सराउंडिंग के साथ में। इस तरह के सिस्टम को हम नाम देते हैं क्लोज सिस्टम। अगर क्लोज सिस्टम की एग्जांपल की बात करें तो क्लोज सिस्टम का एग्जांपल हम ले सकते हैं हॉट टी इन अ क्लोज्ड केटल। एक आपके पास केटल है क्लोज्ड, ठीक है, तो इसके अंदर हमने हॉट टी रखी हुई है, तो ये हमारे पास किसकी तरह एक्ट करेगा, क्लोज सिस्टम की तरह। फिर नेक्स्ट आपका थर्ड सिस्टम है दैट इज आइसोलेटेड सिस्टम। अब आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, अ सिस्टम विच नाइदर एक्सचेंजेस एनर्जी नॉर मास विद द सराउंडिंग। एक ऐसा सिस्टम जो कि ना तो एनर्जी को एक्सचेंज करेगा ना ही मास को एक्सचेंज करेगा सराउंडिंग के साथ, ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। फॉर एग्जांपल टी फिल्ड इन थर्मस फ्लास्क। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम ले सकते हैं जब हमने चाय को फिल किया किसमें, थर्मस फ्लास्क में, तो हमें पता है इसमें से हीट का ट्रांसफर नहीं होता थर्मस फ्लास्क के अंदर से, और जो मास है क्योंकि ये क्लोज भी है आपका तो इसकी वजह से उसमें मास का भी ट्रांसफर नहीं होता। ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडियाबैटिक वॉल एंड डायाथर्मिक वॉल। एडियाबैटिक एंड डायाथर्मिक वॉल। तो देखो
अगर हमने दो बॉडीज ली डिफरेंट टेम्परेचर पे, दो बॉडीज है हमारे पास, कैसे टेम्परेचर पे, डिफरेंट टेम्परेचर पे, उनको हम सेपरेट करते हैं बाय अ वॉल, एक ऐसी वॉल के साथ जो कि उसके बीच में हीट ट्रांसफर को अलाउ नहीं करती, यानी कि एक ऐसी वॉल जिससे जो हीट ट्रांसफर को अलाउ ना करे, ठीक है। और ऐसी वॉल को हमने कहां रख दिया, दो सिस्टम के बीच में, तो इस वॉल को हम क्या बोलते हैं, अडायाबैटिक वॉल। वहीं अगर हमारे पास दो बॉडीज हैं डिफरेंट टेम्परेचर्स पे और उनको हम सेपरेट करते हैं बाय अ टाइप ऑफ कंडक्टिंग वॉल, तो एक कंडक्टिंग वॉल से अगर मैंने उसको सेपरेट किया और वो कंडक्टिंग वॉल क्या करेगी, अलाउ करेगी हीट ट्रांसफर को, तो ऐसी वॉल को हम नाम देते हैं डायाथर्मिक वॉल। अब बेसिकली होता क्या है, जब आप डायाथर्मिक वॉल से किसी दो सिस्टम को सेपरेट करते हो तो यहां से ए से बी की तरफ हीट का ट्रांसफर होगा या बी से ए की तरफ हीट का ट्रांसफर होगा, और ये हीट का ट्रांसफर कुछ टाइम तक चलेगा जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एग्जांपल की फॉर्म में, ये जो हमारे पास दो सिस्टम थे ए और बी, यहाँ पे मैंने ए और बी को सेपरेट किया है किससे, अडायाबैटिक वॉल से। लेकिन साथ में यहाँ पे आपके पास क्या है, डायाथर्मिक वॉल, तो यहाँ पे सराउंडिंग के साथ तो हीट एक्सचेंज कर सकते हैं, बट ए और बी ये आपस में हीट एक्सचेंज नहीं कर सकते। उसी तरह से अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमने सराउंडिंग में यानी कि बाहर की तरफ अडायाबैटिक वॉल लगाई है, तो इस वाले सिस्टम के अंदर जो आपके दोनों सिस्टम्स हैं ए और बी, वो बाहर यानी सराउंडिंग के साथ में तो कोई हीट एक्सचेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये किससे सेपरेटेड है, अडायाबैटिक वॉल से। लेकिन अगर आपस में बात करें तो ए और बी आपस में क्या कर सकते हैं, हीट के ट्रांसफर को अलाउ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कौन सी वॉल कनेक्टेड है, डायाथर्मिक वॉल। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स एंड इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। तो कुछ मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज होती है हमारे पास, ठीक है, मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज, जैसे कि प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया और टेम्परेचर। अब ये जो मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज है ये हमें हेल्प करती हैं किसी भी एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए। इन्हीं मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स, या फिर हम सिंपली थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स भी बोल सकते हैं इनको, ठीक है। अब एक मैथमेटिकल रिलेशन है किसके बीच में, इन्हीं थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स के बीच में, दैट इज प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के बीच में। इस मैथमेटिकल रिलेशन को हम बोलते हैं उसकी इक्वेशन ऑफ स्टेट, जैसे कि पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी, या अपने आइडियल गैस इक्वेशन के नाम से इसको जानते हो, ठीक है, पीवी इक्वल टू म्यू आर टी, जहां पे म्यू क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स, कैपिटल आर क्या है, गैस कांस्टेंट, और टी क्या है, हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर, पी इज द प्रेशर एंड वी इज द वॉल्यूम। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज थर्मल इक्विलिब्रियम एंड थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो पहले बात करते हैं हम थर्मल इक्विलिब्रियम की। तो थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है, अगर हम बात करें थर्मल इक्विलिब्रियम की, तो दो सिस्टम्स हमारे पास हैं जैसे कि ए और बी, हमें बताना है कि ये दो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं या नहीं है। तो ये हम कैसे बताएंगे, दो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है या नहीं, उसको पता लगाने के लिए आप देखोगे दोनों का टेम्परेचर। अगर सिस्टम ए और सिस्टम बी दोनों का टेम्परेचर सेम है तो आप बोलोगे कि ये दोनों जो आपके पास सिस्टम्स हैं वो किसमें हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम में। अब इन शॉर्ट मान लो कभी ये थर्मल इक्विलिब्रियम में ना हो, जैसे इनिशियल कंडीशन में यहाँ पे इसका टेम्परेचर जो है वो हमने मान लिया 50 डिग्री सेल्सियस, इसी तरह से इसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। अब इन दोनों सिस्टम को मैंने सेपरेट कर रखा है एक डायाथर्मिक वॉल से, तो आपको पता है यहाँ पे क्या होगा, हीट का ट्रांसफर होगा। अब जब इसमें हीट का ट्रांसफर होगा तो कब तक होगा, जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए, यानी कि कुछ शॉर्ट टाइम के बाद ये दोनों क्या कर जाएंगे, ये दोनों सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन को अचीव कर लेंगे। तो जब इन दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा हम बोलेंगे कि जो दो सिस्टम है ए और बी ये दोनों किस में आ चुके हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम में। अब बात करते हैं हम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की। तो एक सिस्टम को हम कब बोलेंगे कि वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, इफ इट पसेस मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, यानी कि कोई भी सिस्टम आपका थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में तब होगा जब वो तीन तरह के इक्विलिब्रियम को पसेस करता है, जिसमें से पहला है आपका मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, दूसरा है आपके पास केमिकल इक्विलिब्रियम और तीसरा है आपके पास थर्मल इक्विलिब्रियम। अगर कोई भी सिस्टम आपका ये तीनों इक्विलिब्रियम को पसेस कर रहा है एक ही टाइम पे, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि वो जो आपका सिस्टम है वो आपका किस में है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में। अब ये जो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, इस कंडीशन में जो भी मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स होते हैं जो कि थर्मोडायनेमिक स्टेट को, थर्मोडायनेमिक सिस्टम की स्टेट को दिखाते हैं, ठीक है, जैसे कि प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया और टेम्परेचर हो गया,
ये सब में ये सारे वेरिएबल्स आपके चेंज नहीं होते किसके साथ, टाइम के साथ में। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, या हम बोल सकते हैं एक इंपॉर्टेंट लॉ है, दैट इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, तो ये लॉ आपका क्या स्टेट करता है, इसको समझने के लिए पहले हम एक फिगर ले लेते हैं। जैसे आपको फिगर यहाँ पे दिखाई दे रही है, इस फिगर में हमने 3 सिस्टम्स लिए हैं, ए, बी और सी। यहाँ पे इनको मैंने किसी वॉल्स के थ्रू सेपरेट किया हुआ है। सिस्टम ए और बी हमारा एडियाबैटिक वॉल के थ्रू सेपरेटेड है, और ये जो हमारा सिस्टम सी है वो इन दोनों से एक डायथर्मिक वॉल के द्वारा सेपरेटेड है। अब डायथर्मिक वॉल तो हीट का ट्रांसफर अलाउ करती है, यानी कि ए जो है वो सी के साथ में हीट ट्रांसफर करेगा, ए किसके साथ में ट्रांसफर करेगा, सी के साथ में। वहीं बी जो है वो सी के साथ में ट्रांसफर करेगा, लेकिन ए और बी आपस में कोई हीट ट्रांसफर नहीं करेंगे। ठीक है, तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपका क्या कहता है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपसे ये कहता है कि अगर एक सिस्टम ए, ठीक है, एक सिस्टम ए थर्मल इक्विलिब्रियम में है सिस्टम सी के साथ, वहीं दूसरा सिस्टम बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है सी के साथ, तो ये जो दोनों सिस्टम्स है ए और बी, ये दोनों भी आपस में किसमें होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में। ठीक है, मतलब अगर सिस्टम ए और सी दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है, दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में होने का मतलब दोनों का टेम्परेचर क्या होगा, सेम होगा। इसी तरह से बी और सी ये भी क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में, यानी बी और सी का भी टेम्परेचर सेम होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी ये दोनों भी आपस में किसमें होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम। सिंपल सी कंडीशन है जो आपने मैथ्स में पढ़ते हो, जैसे कि ए इक्वल टू किसके है, सी के, बी इक्वल टू है किसके, सी के, तो ए और बी भी किसके बराबर, ए और बी भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। अब यहाँ पे इक्वल होने का मतलब क्या है, टेम्परेचर से इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये है आपका सिंपल सा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इसको हम स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं, इफ टू सिस्टम्स, अगर हमारे पास दो सिस्टम है, सिस्टम ए एंड सिस्टम बी, और ये दोनों किसमें है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इंडिविजुअली अलग अलग, विद अ थर्ड सिस्टम सी, एक थर्ड सिस्टम सी के साथ, तो जो सिस्टम्स ए एंड बी हैं वो भी क्या होंगे, विल ऑल्सो बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। तो जो सिस्टम ए और बी हैं वो भी किसमें होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे एक दूसरे के साथ। अब ये जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, इसने हमें कंसेप्ट ऑफ दिया था किसका, टेम्परेचर का। यानी कि ये लॉ सिंपली इंप्लाई करता है कि यहाँ पे टेम्परेचर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो कि जिसकी सेम वैल्यू रहती है, ठीक है, किसके लिए, हर सिस्टम के लिए जो कि थर्मल इक्विलिब्रियम में है एक दूसरे के साथ। तो बेसिकली यहाँ पे हमें पता लगा कि हाँ, ए जो है वो सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी जो है वो सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ए जो है वो बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में। तो यहाँ पे कौन सी ऐसी चीज थी जो सेम थी, तो वो था हमारे पास टेम्परेचर। तो यहां से हमें एक तरह से टेम्परेचर का कंसेप्ट मिला। इसी वजह से इसका जो नाम था वो पड़ा जीरोथ लॉ, क्योंकि फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पहले ही डिस्कवर हो चुके थे, लेकिन ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ये आपका डिस्कवर हुआ था आर.एच. फॉलर के द्वारा, आर.एच. फॉलर के द्वारा। और ये जो डिस्कवर हुआ था वो अराउंड हुआ था 1931 में, और फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ इससे बहुत पहले ही डिस्कवर किए जा चुके थे। लेकिन जो जीरोथ लॉ आपको कंसेप्ट देता है वो कंसेप्ट है टेम्परेचर का, और टेम्परेचर का कंसेप्ट आपको पहले से पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए इस लॉ को हमने पहले रखा, यानी फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ से पहले। अब फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ का हम नाम नहीं चेंज कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि उनका नाम हम ऑलरेडी रख चुके थे। तो इसीलिए हमने क्या किया, उसको एक अलग नाम दे दिया, दैट इज जीरोथ लॉ, यानी फर्स्ट लॉ से भी पहले जीरोथ लॉ। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज इंटरनल एनर्जी एंड वर्क। अब ये इंटरनल एनर्जी और वर्क क्या है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरनल एनर्जी की। तो इंटरनल एनर्जी किसी भी सिस्टम की क्या होती है, टोटल एनर्जी possessed by the system due to molecular motion and configuration, यानी कि मोलर मोशन और मॉलिक्यूलर कन्फिगुरेशन की वजह से जो टोटल एनर्जी एक सिस्टम पसेस करता है उसको हम बोलते हैं उसकी इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी किसी भी सिस्टम की होगी तो उसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल यू से। अब देखो यहाँ पे हमने बात करी इंटरनल एनर्जी किस वजह से आ रही है, मॉलिक्यूलर मोशन की वजह से। तो जो एनर्जी आती है मॉलिक्यूलर मोशन की वजह से उसको हम बोलते हैं इंटरनल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि एक ऐसी एनर्जी जो मॉलिक्यूलर मोशन की वजह से आ रही है उसको हमने नाम दिया इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। जबकि एक ऐसी एनर्जी जो कि मॉलिक्यूलर कन्फिगुरेशन की वजह से आ रही है इसको हम बोलते हैं इंटरनल पोटेंशियल
एनर्जी, और इसको हम डिनोट करेंगे यूपी से। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक और चीज ध्यान रखनी है कि जो आपकी इंटरनल एनर्जी है वो भी एक थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल है, जैसे कि प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या थे, थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल। इसी तरह से इंटरनल एनर्जी भी क्या है, एक थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल। तो जो हमारी इंटरनल एनर्जी है वो हमारी किसके बराबर होगी, सम ऑफ मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी प्लस मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर हम बात करें आइडियल गैसेस की, तो आइडियल गैसेस में क्या होता है, कोई भी मॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। हम क्या मान के चलते हैं कि उसमें किसी भी तरह का मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। अब जब मॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं है तो जो आपके गैसेस हैं वो इंटरमॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी को पसेस नहीं करता, यानी कि उनके अंदर किसी भी तरह की इंटरमॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। तो उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो चेंज होती है केवल रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से, यानी कि जब मोशन होगा मॉलिक्यूल्स में केवल उसी वजह से उस किसी भी गैस के अंदर क्या आती है, इंटरनल एनर्जी। तो यहाँ पे जो इंटरनल एनर्जी होगी आइडियल गैस की वो हमें पता लगा कि केवल और केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। क्यों? क्योंकि रैंडम मोशन कब आता है, टेम्परेचर चेंज करने की वजह से। ठीक है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा उतना ज्यादा रैंडम मोशन आएगा और उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो इंटरनल एनर्जी है वो चेंज होगी। तो आइडियल गैस के केस में जो इंटरनल एनर्जी है वो केवल और केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें हीट एंड वर्क की, तो हीट एंड वर्क आपके दो डिफरेंट मोड्स हैं ऑफ ऑल्टरिंग द स्टेट ऑफ द थर्मोडायनेमिक सिस्टम, यानी कि हीट और वर्क आपके दो मोड्स हैं जिससे आप थर्मोडायनेमिक सिस्टम की स्टेट को अल्टर कर सकते हो। अल्टर का मतलब चेंज कर सकते हो। ठीक है, और फिर उसकी इंटरनल एनर्जी को भी हम चेंज कर सकते हैं। यानी कि किसी भी सिस्टम की अगर मुझे इंटरनल एनर्जी को चेंज करना है तो उसके दो तरीके हैं, या तो मैं उस पर कुछ हीट सप्लाई करूं या फिर उस पर कुछ वर्क करूं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने क्या किया, एक कंटेनर लिए, उस कंटेनर के अंदर मैंने कुछ अमाउंट ऑफ गैस को फिल किया और यहाँ पे ऊपर लगा दिया मैंने एक पिस्टन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर मुझे इसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हीट करेंगे इसको। तो हीट करने से मॉलिक्यूल्स का रैंडम मोशन बढ़ेगा और रैंडम मोशन बढ़ने की वजह से क्या होगा, इनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। या फिर दूसरा तरीका क्या है इंटरनल एनर्जी को चेंज करने का, हम इस गैस के ऊपर कुछ वर्क डन करें। वर्क डन कैसे करेंगे, हम यहाँ पे ऊपर से एक फोर्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, इस पिस्टन पे कुछ वर्क करेंगे जिसकी वजह से ये जो आपकी गैस है वो कंप्रेस होगी। तो कंप्रेस होने की वजह से भी इसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के हमारे पास दो मोड्स हैं, दैट इज हीट और वर्क। अब वर्क या तो सिस्टम पे होगा, ठीक है, या सिस्टम के द्वारा होगा। अब कैसे होगा वही सब चीजें हमें निकालनी है। तो देखो, कंसिडर करते हैं हम एक आइडियल गैस को जो कि कंटेन्ड है किसी कंटेनर में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, हमने गैस फिल कर रखी है। ठीक है, यहाँ पे ये हमारे पास पूरी क्या है, गैस फिल्ड है। अब और ऊपर हमने लगा रखा है यहाँ पे एक पिस्टन। ठीक है, और नीचे से हमने इसको क्या किया, नीचे से हमने इसको हीट किया। अब हीट करने से क्या होगा, हीट करने से गैसेस जो है वो एक्सपेंड होगी, और जब एक्सपेंड होंगी तो वो क्या करेंगी, वो इस पर एक फोर्स लगाएंगी पिस्टन के ऊपर और पिस्टन को मूव करवाएंगी ऊपर की तरफ। क्योंकि गैसेस जब एक्सपेंड होगी तो अपना वॉल्यूम बढ़ाएंगी, वॉल्यूम बढ़ाने के लिए उन्हें जगह चाहिए, तो वो कैसे क्रिएट करेंगी, पिस्टन के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेंगी जिससे पिस्टन आपका थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करेगा और आपकी गैसेस एक्सपेंड हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले निकालते हैं कि जो फोर्स है, ठीक है, गैस के द्वारा जो पिस्टन पे फोर्स एक्सर्ट हो रही है वो हमने निकाली। तो फोर्स कितनी आएगी, प्रेशर की वजह से लग रही है फोर्स, तो फोर्स हो गई हमारे पास प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया। यहाँ पे हमारे पास जो वर्क डन आएगा, देखो, तो मान लेते हैं ये जो पिस्टन था, इस पिस्टन पे जो फोर्स लगी है उस फोर्स की वजह से ये जो पिस्टन था वो स्लाइटली छोटा सा डिस्प्लेसमेंट उसने किया, दैट इज dx। ठीक है, तो उसका जो वर्क डन होगा वो भी क्या होगा, छोटा सा वर्क डन। तो वो हम निकालते हैं dw से। तो dw इक्वल टू कितना आ जाएगा, एफ डी एक्स। अब इसको हम क्या करते हैं, हमें तो पूरा वर्क डन चाहिए, तो पूरा वर्क डन निकालने के लिए हम इसको कर देंगे इंटीग्रेट दोनों साइड में। तो दोनों साइड मैंने इसको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करके यहां से हमारे पास आ जाएगा पूरा वर्क डन, और ये हो जाएगा आपके पास फोर्स की जगह हमने रख दिया प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया। अब यहाँ पे जो एरिया इंटू dx है, ठीक है, इससे हमें क्या मिलेगा, चेंज इन वॉल्यूम, दैट इज dv। तो एरिया इंटू dx को मैंने क्या लिख दिया, dv। तो हमारे पास वर्क डन कितना आ गया, p dv। अब वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो लिमिट हम किसकी लगाएंगे, वॉल्यूम की, दैट इज v1 से लेकर के v2, यानी इनिशियल वॉल्यूम से लेकर के फाइनल वॉल्यूम तक। अब देखो यहाँ पे आपको एक चीज और समझनी है कि अगर आपका v1, ठीक है,
वो आपका ग्रेटर देन होगा किससे, V2 से। तो V1 V2 से अगर ग्रेटर देन होगा तो आपका सिस्टम क्या करेगा, कंप्रेस होगा या एक्सपेंड होगा। V1 मतलब इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा और फाइनल वॉल्यूम कम है, तो सिस्टम आपका कंप्रेस हुआ है, यानी कि आपने सिस्टम को कंप्रेस किया है। सिस्टम को जब आप कंप्रेस होगा तो इसका मतलब है वर्क आपने किया है सिस्टम पे, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। और जब वर्क डन होगा सिस्टम पे तो उस केस में जो हमारा वर्क डन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि इनिशियल वॉल्यूम हमारा क्या है, ज्यादा है और फाइनल वॉल्यूम कम है। जब हम इसको इंटीग्रेशन में लिमिट्स को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, V2 माइनस V1। अब V2 तो हमारे पास कम है और V1 ज्यादा है, तो ये आपका वर्क डन किस में आएगा, नेगेटिव में। वहीं अगर हम बात करें फाइनल वॉल्यूम, हमारा क्या है, ज्यादा है किससे, इनिशियल वॉल्यूम से। तो जो सिस्टम है वो आपका एक्सपेंड करेगा, और जब सिस्टम एक्सपेंड करेगा तो वर्क किसके द्वारा होगा, सिस्टम के द्वारा होगा। तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम। तो उस केस में क्या होगा, आपका जो वर्क डन आएगा वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब हमारा लास्ट टॉपिक है इंडिकेटर डायग्राम। अब देखो इंडिकेटर डायग्राम क्या होता है, अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट ऑफ अ सिस्टम विद द हेल्प ऑफ टू थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स इज कॉल्ड इंडिकेटर डायग्राम। यानी कि एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी सिस्टम की स्टेट को दिखाने का दो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स को यूज करके, जैसे कि प्रेशर और वॉल्यूम को हम यूज कर सकते हैं या फिर प्रेशर और टेम्परेचर को यूज कर सकते हैं हम। तो इस डायग्राम को हम बोलते हैं इंडिकेटर डायग्राम। ठीक है, अब इंडिकेटर डायग्राम का इंपॉर्टेंस क्या है, तो इंडिकेटर डायग्राम का इंपॉर्टेंस ये है कि अगर हम एरिया निकाल लें बाउंडेड बाय द कर्व तो उससे हमें क्या निकाल मिल सकता है, वर्क डन मिल सकता है। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास एरिया होगा पीवी कर्व के द्वारा वो हमें क्या दे देगा, वर्क डन। तो वर्क डन आपको कभी भी निकालना हो इस पर्टिकुलर गैस के द्वारा वर्क डन कितना हुआ है, तो आप क्या करो, उसका एक कर्व प्लॉट करो, और कर्व प्लॉट करने के बाद आप क्या करोगे, उस पर वर्क डन निकालोगे। कैसे, उसका एरिया निकाल के, यानी कि कर्व के नीचे का जो एरिया है वो आप कैलकुलेट कर लो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे हमारे पास एक इंडिकेटर डायग्राम है, तो ये हमारे पास कर्व है, इस कर्व के नीचे का जो ये एरिया है, इस एरिया को आप कैलकुलेट कर लो। ठीक है, कैलकुलेट कैसे करेंगे वो आपने सीखा हुआ है इंटीग्रेशन की हेल्प से। ठीक है, किसी भी कर्व के नीचे का एरिया हम निकालते हैं इंटीग्रेशन से, तो वो हमें क्या दे देगा, वर्क डन।